अस्सलामुअलैकुम। एमडी कैट के एक नए टॉपिक के साथ खुशामदीद, जो कि हमारा फर्स्ट ईयर का लास्ट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को जो है ना वो हम डिफाइन करेंगे कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ टू टाइप्स ऑफ एनर्जीज। वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, किसके अंदर, इनटू केमिकल एनर्जी। और द कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इस ब्रांच को जिसमें हम दो एनर्जीज की कन्वर्जन देख रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बच्चों, इन दो एनर्जीज की कन्वर्जन दो तरह के सेल के अंदर देखी जाती है। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही है तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और अगर आप केमिकल रिएक्शन करवा के इलेक्ट्रिसिटी हासिल कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड वोल्टेक, या विच इज आल्सो कॉल्ड गैल्वानिक सेल। तो इसका मतलब ये है कि हमने दो एनर्जीज की स्टडी इस ब्रांच के अंदर करनी होती है। अब क्वेश्चन ये है कि जब हम ये दो एनर्जीज की कन्वर्जन कर रहे होते हैं तो बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें किस तरह के रिएक्शंस को जो है ना वो फेस करना पड़ता है। तो याद रखना है, वी फेस टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन। वी फेस टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। तो हम इन सेल के अंदर जिन रिएक्शंस का सहारा ले रहे होते हैं वो रेडॉक्स रिएक्शन कहलाते हैं। रेडॉक्स का नाम आपने सुना होगा कि ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो, जिसके अंदर क्या भी हो, रिडक्शन भी। और ये जो दोनों काम है ये एक ही वक्त के अंदर हो रहे होते हैं। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। बच्चों, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को जो है ना हम चार डिफरेंट वे से डिफाइन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉन के लॉस या गेन के हिसाब से। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और बच्चों गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। इसी तरह ऑक्सीजन के हिसाब से एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसी तरह हमारे पास रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। रिडक्शन के अंदर जो है ना वो हमारे पास क्या हो रही होती है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। इसी तरह आपने याद रखना है लॉस ऑफ हाइड्रोजन, या हमारे पास लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और इसी तरह एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। बच्चों, एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन आपने याद रखनी है वो ऑक्सीडेशन स्टेट के हवाले से है कि इंक्रीज in oxidation state is called oxidation, और अगर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये आपने चार तरह से ना इसकी डेफिनेशन याद रखनी है। ये आपसे एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। तो ये था हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के अंदर जो है ना एक छोटा सा डिफरेंस जो आपके जहन में होना चाहिए। अब बच्चों, जो असल में हमारा टॉपिक है ना वो किससे रिलेटेड ही आ जाता है, इसी ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड। इसी को जो है ना वो आगे हम थोड़ा सा प्रोसीड करेंगे, इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। अदरवाइज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है ना बच्चों आपको तंग करेगी। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर,
ऑक्सीडेशन नंबर या विच इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बच्चों अगर हम सिंपलेस्ट वे में ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर को डिफाइन करें तो किस तरह से डिफाइन करते हैं? अपेरेंट चार्ज, जो किसी एटम के ऊपर अपेरेंट चार्ज आ रहा होता है ना, अपेरेंट चार्ज किसके ऊपर? ऑन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। बच्चों आपने ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने से पहले जो है ना वो कुछ रूल्स, इन रूल्स को जो है ना वो पढ़ लेना है, याद कर लेना है, ज़हन में बिठा लेना है। पहला रूल हमारे पास ये कहता है कि किसी भी एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन नंबर है ना या स्टेट है, ऑक्सीडेशन नंबर इन फ्री स्टेट, ये हमेशा क्या बनेगा? 0। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास सोडियम है फ्री स्टेट में, क्लोरीन है फ्री स्टेट में, फॉस्फोरस है बच्चों, सल्फर है, ये सारे फ्री स्टेट मैंने लिखे, तो यार इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास क्या आएगा बच्चों? 0। इसी तरह आपने याद रखना है, सेकंड रूल हमारे पास क्या कहता है कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ON स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन नंबर of all elements appearing in compounds, वो भी हमेशा किसके बराबर ही आपने रखना है? 0 के। जैसे देखिए ना, फॉर एग्जाम्पल बच्चों NaCl है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वाटर है, आयनिक कंपाउंड भी हो सकता है, कोवलेंट भी हो सकता है। ये देखो ना, सोडियम +1 क्लोरीन -1, सम किसके बराबर होगा? 0 के। ऑक्सीजन -2 होता है, एक हाइड्रोजन +1, 2 हाइड्रोजन +2, +2 -2 इज इक्वल 0। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या रखना है? सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास क्या होता है? 0। इसी तरह अगर हम बात किसकी करें? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन की, तो बच्चों याद रखना है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन ऑल कंपाउंड्स, सब कंपाउंड्स के अंदर जो है ना वो हम क्या असाइन करेंगे? +1, +1 इन ऑल कंपाउंड्स। जहां कहीं पे भी आपको हाइड्रोजन नजर आएगा, हाँ अलबत्ता एक कंपाउंड ऐसा है जहां ये क्या बनेगा? -1। वो कौन सा है? मेटेलिक हाइड्राइड। और जो मेटेलिक हाइड्राइड्स जो है ना, ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें मेटल के साथ हाइड्रोजन लगा होगा, NaH MgH2, वहां पे इसका ऑक्सीडेशन क्या रखा जाएगा? -1। ये आपने याद रखना। इसी तरह हम बात करेंगे हाइड्रोजन के साथ किसकी? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन की। तो बच्चों जब हम ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं तो याद रखिएगा ये -2 होगा, किसके अंदर? नॉर्मल ऑक्साइड में। ये आम जो हमें मिलने वाले ऑक्साइड है ना, वाटर के अंदर ऑक्सीजन है, H2SO4 में ऑक्सीजन है, ये सारे के सारे नॉर्मल ऑक्साइड है। अगर बात की जाए पर ऑक्साइड की तो बच्चों उसमें क्या होगा? -1, -1 पर ऑक्साइड में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2, सोडियम पर ऑक्साइड Na2O2। तो जब आप इसमें ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना वो कैलकुलेट करेंगे तो बच्चों आपको क्या पुट करना पड़ेगा? -1। इसी तरह ऑक्सीजन जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 भी होता है, -1/2 भी हमें मिल रहा होता है, और वो किसके अंदर? सुपर ऑक्साइड में। और आपको पता है जो हमारी बुक है पार्ट 2 की, उसमें सुपर ऑक्साइड जो है ना 3 तरह के दिए हुए हैं, पोटाशियम सुपर ऑक्साइड, रुबिडियम सुपर ऑक्साइड, और तीसरा
सीजियम सुपर ऑक्साइड। बच्चों इनमें ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो आप क्या होगा हमारे पास -12। इसी तरह ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है ना वो पॉजिटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग के वो अटैच किसके साथ है हमारे पास, अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और कौन सा हो सकता है ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, कौन सा होता है, फ्लोरीन। याद रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल O2F2, जैसे फॉर एग्जांपल OF2। बच्चों ये जो OF2 है ना इसका ऑक्सीडेशन नंबर पास्ट पेपर के अंदर पूछा हुआ है कि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास +1 होता है, +2 होता है, क्योंकि 2 फ्लोरीन का -2 ओवरऑल क्या बनेगा 0। और यहां पर क्या होता है +1, 2 एटम का +1, फ्लोरीन के 2 एटम का -2, ओवरऑल सम क्या बन जाएगा 0। तो ये आपने जो है ना कुछ बातें ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड याद रखनी है। और अगर हमारे पास क्या आ जाएगा आयन, मोनोएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक, उसमें आपने याद रखना है सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स किसके अंदर प्रेजेंट इन पॉलीएटॉमिक आयन, जिसमें एक से ज्यादा एटम आए। बच्चों वो बराबर होगा हमारे पास किसके, चार्ज ऑन आयन के। वो चार्ज ऑन आयन के बराबर रखा जाएगा, ठीक है। और अगर तो वो हुआ ना मोनोएटॉमिक आयन, फिर तो जो हमारे पास चार्ज है वो क्या ही बनेगा, -1 होगा या +1। बच्चों ये जो आखिरी बात ऑक्सीजन और फ्लोरीन की मैंने की है ना, यहां से ये बात आपने याद रखनी है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वो हमेशा किस में आएगा, नेगेटिव के अंदर, ऑलवेज नेगेटिव। फ्लोरीन का नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, किससे निस्बत था, ऑक्सीजन से निस्बत था। तो ये कुछ जो है ना वो ऑक्सीडेशन नंबर आपने क्या करने हैं, ज़हन नशीन करने हैं। अब हम यहाँ पे ना कुछ एग्जांपल्स बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने की देखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना उसको कैलकुलेट किस तरह से किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि यार NH2 नेगेटिव, इसके अंदर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। मैं आपसे कहता हूं यार NO3 नेगेटिव, इसमें बताएं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन। तो आपने जो है ना वो इसके अंदर किसको फाइंड करना होगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन को। ये देखें जिसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है नाइट्रोजन का, इसको एज इट इज रहने दें, प्लस बताएं 2 हाइड्रोजन है और एक का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है +1, तमाम कंपाउंड में +1 ही होगा। ओवरऑल चार्ज -1, नाइट्रोजन का निकालना है तो बच्चों -1, ये उधर जाके क्या बन जाएगा -2। बताएं आंसर क्या बन गया हमारे पास -3। इसका मतलब ये है कि एमाइड के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना नाइट्रोजन का वो क्या होगा -3। बच्चों नाइट्रेट है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर आपने निकालना है नाइट्रोजन का। एक ऑक्सीजन का क्या होता है -2, टोटल कितने हैं 3। ओवरऑल चार्ज कितना है हमारे पास -1। अच्छा आप देखें ये +6 -6 है, दूसरी साइड पर बच्चों जब जाएगा तो क्या बन जाएगा +6। +6 आंसर क्या बन गया +5। इसका मतलब ये है कि जो नाइट्रोजन है इसका अपेरेंट चार्ज इसमें हमारे पास क्या हो सकता है +5। तो बच्चों ये इस तरह से आपने ना डिफरेंट कंपाउंड के अंदर एलिमेंट के क्या कैलकुलेट करने हैं
ऑक्सीडेशन नंबर। अब ना जरा एक दो एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ, इसके ऑक्सीडेशन नंबर आपने मुझे फाइंड करके बताना है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है C12 H22 O11। बच्चों जरा कमेंट के अंदर ना इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आपने बताना है। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस कार्बन? ठीक है। इसी तरह अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे जो है ना वो ऑक्सीडेशन नंबर आप कैलकुलेट करके बताएं, किसका? CH2 Cl2 में किसका फाइंड करना है? कार्बन का। ये भी आपने जरा कमेंट के अंदर बताना है। बच्चों अब हमारे लेक्चर का जो पहला MCQ है ना, बिल्कुल स्टार्ट के अंदर, उस पे जरा तवज्जो दे, जज करें जी। आसान है बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा बच्चे गलती करते हैं। लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन। ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट लोएस्ट किस में है? बच्चे कहते हैं जी बीटा। बीटा में तो 0 है, फिर फ्री स्टेट में क्या होता है? 0। फ्री स्टेट में 0 होता है। यहां पे आप निकालो Br का, तो बच्चों यहां पे जो है ना वो +7 होगा, +7। यहां पे जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये हमारे पास बनेगा +3। ये +3 लिखा गया है, +3 HBRO। लेकिन यहां जो है ना HBr में बच्चों ये -1 है हमारे पास। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास सबसे लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है वो किस में आ रहा है? HBr के अंदर। तो इसलिए डेल्टा ऑप्शन राइट होगी, 0 से भी कम वैल्यू मौजूद है। अच्छा, ये जो हमारे पास HBRO है ना, HBRO, ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम निकाल लेते हैं। HBRO +2 है या +3 है? H का कितना होता है बच्चों? +1। ब्रोमीन का हमने निकालना है, ब्रोमीन का हमने फाइंड करना है। ऑक्सीजन का क्या होता है? -2। तो ब्रोमीन क्या बन जाएगा? -2 उधर जाके +2, +1 उधर जाके -1, तो ये क्या बन रहा है? +1। तो यार ये +3 नहीं है बच्चों, ये हमारे पास क्या बन जाता है? +1। बहरहाल पूछा ये गया था कि लोएस्ट बताएं, ये +1 है, +1 लोएस्ट बताएं, तो इसलिए हमने राइट ऑप्शन कौन सी बनती है? डेल्टा। तो ये था यार ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना और इसके रूल्स। बच्चों रेडॉक्स इक्वेशन की बैलेंसिंग, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसको बैलेंस करने के 2 रूल्स हैं। इसमें असल में प्रैक्टिस ही होती है। रूल्स आपने पढ़ लेने हैं कि जो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है, इसमें असल काम हमने क्या करना होता है यार? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस बच्चों मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। गेन और लॉस को हमने क्या रखना है? बराबर। तो वो हम चेक करते हैं बैलेंस्ड के, वो जो इक्वेशन होती है उसमें ऑक्सीडेशन नंबर को उनके ऊपर पुट किया जाता है और देखते हैं किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा होता है राइट लेफ्ट में। फिर इलेक्ट्रॉन्स को जो है ना गेन और लॉस को हम क्या कर देते हैं? बराबर। बच्चों ये जो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है, इसमें 2 तरह के मीडियम यूज किए जाते हैं रेडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। एक एसिडिक और दूसरा कौन सा आ जाता है? बेसिक मीडियम। बच्चों अगर हम एसिडिक मीडियम की बात करें तो एसिड मीडियम के अंदर अगर आपने किसको बैलेंस करना है? टू बैलेंस हाइड्रोजन। अगर आप हाइड्रोजन को बैलेंस कर रहे हैं तो बच्चों क्या करना है? आपने याद रखना है एसिडिक मीडियम के अंदर, क्योंकि इस आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में लॉस और गेन को हम
बराबर करते हैं, एटम्स को भी बराबर कर रहे होते हैं। अगर आपने हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो आप किसको ऐड करोगे? ऐड H पॉजिटिव एसिडिक मीडियम में। और अगर हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, उसने कहा बेसिक मीडियम, तो किसको ऐड करना है? ऐड वाटर, डिपेंडिंग लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे। इसी तरह अगर आपने किसको बैलेंस करना है, टू बैलेंस ऑक्सीजन। बच्चों अगर आप ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं तो याद रखना है एसिडिक मीडियम में किसको ऐड करेंगे? वाटर। और जो बेसिक मीडियम है उसमें किसको ऐड करेंगे आप? हाइड्रोक्सिल आयन। तो बच्चों ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें जो है ना, ये इसके अंदर आपके जहन में होनी चाहिए कि बैलेंसिंग किससे हो। ये जो बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स इक्वेशन है ना, इसकी अंडरस्टैंडिंग एक एग्जांपल के जरिए से ही होगी। एक एग्जांपल ऊपर लिखी हुई है, एक एग्जांपल मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। K2Cr2O7 प्लस HCl, इट फॉर्म CrCl3 प्लस Cl2 प्लस KCl प्लस वाटर। अब असल में क्वेश्चन आपसे पूछा किस तरह से जाएगा, वो जैसे आपसे कहता है कि बताएं जी इस इक्वेशन में हमारे पास चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम फ्रॉम डैश टू डैश। बच्चों आपने बताना है इस इक्वेशन में ना क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या चेंज हो रहा है। ये एमसीक्यू पूछ लेगा या आपसे पूछ लेगा कि बताएं चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन फ्रॉम डैश टू डैश। ये बताने के बाद इस इक्वेशन से रिलेटेड पूछा जा सकता है कि बताएं विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसिंग एजेंट। बच्चों बताएं रिड्यूसिंग एजेंट अमंग द फॉलोइंग कौन सा है। आपसे पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी तरह बताएं इनमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा। ये इस तरह के मल्टीपल एमसीक्यू जो है ना वो इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। अब जरा आए बच्चों, ये जो क्रोमियम है इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम कैलकुलेट करते हैं ना, जैसे वो पीछे मैंने कैलकुलेशन करके आपको बताई है, तो वो निकलता है +6। दो एटम है, एक का +6। इधर क्रोमियम का क्या होगा? +3। बताएं ये जो क्रोमियम है ये +6 से किस में जा रहा है? +3 में। बच्चों इसी तरह क्लोरीन का जरा चेक करें। जब हम क्लोरीन की बात करेंगे ना HCl में ये -1 है। और बच्चों यहाँ फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0। KCl में -1 है, चेंज नहीं हो रहा, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? ये -1 से किसकी तरफ जा रहा है? 0 की तरफ। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी आपको पता होना चाहिए बच्चों। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे को रिड्यूस करे, खुद ऑक्सीडाइज हो, खुद ऑक्सीडाइज हो। और ऑक्सीडेशन क्या होती है हमने पढ़ा हुआ है। ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना वो हमारे पास क्या होता है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ये देखो क्लोरीन -1 से 0 में गया। इसका मतलब ये है कि ये जो क्लोरीन है ये खुद क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज। क्लोरीन मतलब HCl, एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। बच्चों अगर कहा जाए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे खुद रिड्यूस हो। व्हाट इज रिडक्शन? रिडक्शन होती है बच्चों डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से +3 में। क्रोमियम ऐसा कर रहा है, इसका मतलब K2Cr2O7 एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और वैसे भी आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है ना K2Cr2O7 को किसके तौर पर भी यूज करते हो बच्चों? एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर KMnO4 के साथ। अच्छा अब ये देखें यार, एक और MCQ आपके सामने है। अब आपने इसका आंसर करना है।
दो तरह के एमसीक्यू हैं यार जो आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। यहाँ ये एक मैंने एग्जांपल आपको करवा दी है, या बच्चों एक एग्जांपल वो आपसे ये ऊपर वाली पूछ सकता है। जरा गौर करें, कहते हैं कि टू बैलेंस द सल्फर एटम एंड चार्ज, ये चेक करो ना, ये सल्फर 2 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा हमें 2। अब 2 पहली 2 ऑप्शंस में है, अल्फा और बीटा में। अब जरा ना मुझे ये बताओ, एक थायोसल्फेट पे चार्ज कितना है, -2। -2 यहाँ 2 होंगे तो कितना बन जाएगा, -4। कितना बन जाएगा, -4। लेकिन यहाँ -2 है, चार्ज तो बैलेंस नहीं है, -4 यहाँ पे -2। बच्चों क्या ऐड करें हम, इलेक्ट्रॉन किस साइड पे ऐड करें कि दोनों की चार्ज जो है वो बैलेंस हो जाए। तो यार फिर हमें जो है ना वो बच्चों क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा। ये देखो ना, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करो, -2 चार्ज पहले है, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी -2, -2 -2 -4, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, -4। तो इसका मतलब चार्ज बैलेंस हो जाएगा। तो 2 लेफ्ट साइड पे ऐड करना है और 2 इलेक्ट्रॉन्स राइट साइड पे। तो बच्चों हमारे पास राइट ऑप्शन कौन सी आ जाती है, अल्फा। अल्फा विल बी दी राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो टाइप्स ऑफ सेल आ जाती है, कि जो हमारे पास सेल हैं ये कितनी तरह के होते हैं, 2 तरह के। वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड सेकंड वन इज वोल्टेक सेल। बात हो चुकी है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी। बच्चों वोल्टेक सेल जिसमें हम केमिकल रिएक्शन करवाते हैं और हमें क्या मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये डिफरेंस जो है ना थोड़ा सा आपने देखना है। देखें हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए याद रखना है इसमें क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टेक्स प्लेस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। लेकिन वोल्टेक सेल में क्या होता है बच्चों, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इसी तरह आपने याद रखना है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है बच्चों, इसमें हम क्या यूज करते हैं, सिंगल इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें 2 इलेक्ट्रोड जो है वो क्या किए होते हैं, डिप किए हुए होते हैं। और जो वोल्टेक सेल होता है इट कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि ये 2 हाफ सेल का कॉम्बिनेशन होता है, तो 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट हमें यूज करने पड़ते हैं बच्चों। इसी तरह याद रखना, और बहुत सारे डिफरेंस है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। नो साल्ट ब्रिज, लेकिन जो हमारे पास वोल्टेक सेल है इसमें क्या यूज किया जाता है, साल्ट ब्रिज इज यूज्ड। बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की जो है ना वो 2 बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आप फिलहाल यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन इसकी डिस्कशन जो है ना वो इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर करेंगे हम। डाउन सेल, डाउन सेल आपको पता है इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चरिंग टू प्रिपेयर सोडियम मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल। बच्चों इसी तरह हमारे पास एक और एग्जाम्पल कौन सी आ जाती है, नेल्सन सेल। ये जो नेल्सन सेल है ना इससे किसको प्रिपेयर किया जाता है, आप सेकेंड ईयर में जो है ना वो पढ़ते भी हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है याद रखिए बच्चों। वोल्टेक सेल की जो सबसे बेस्ट इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है, दैट इज कॉल्ड जिंक कॉपर सेल। ये जो जिंक कॉपर सेल है इट इज आल्सो कॉल्ड डेनियल सेल। बच्चों ये हमारे पास क्या भी कहलाता है, डेनियल सेल भी कहलाता है। इसी वोल्टेक सेल डेनियल सेल को आगे ले बच्चों, यही जो वोल्टेक सेल की एग्जांपल है ना हमारे पास,
जिंक कॉपर सेल विच इज आल्सो कॉल्ड डेनियल सेल, इसकी हम बात करेंगे। ये जो डेनियल सेल है, याद रखना है, इट कंसिस्ट ऑफ टू हाफ सेल in which left half cell consists of zinc and dip in, इसी का हम क्या लेंगे, 1 मोलर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, 1 मोलर जिंक सल्फेट solution, while the other half cell consist of copper electrode and dip in 1 molar कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। शर्त यह है कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, 1 मोलर। बच्चों, these two half cell are connected through a U-shaped tube. This U-shaped tube is called salt bridge. इसको हम salt bridge का नाम देते हैं। ये आपने याद रखना है बच्चों। ये salt bridge जो है ना, ये इस सेल की कंटिन्यूटी को बरकरार रखता है। ये क्या होता है, हमारे पास एक्वस पोटाशियम क्लोराइड मिक्स्ड विद जेल इसमें रख दिया जाता है। बच्चों, जैसे ही हम 2 हाफ सेल को आपस में कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे सपोज कोई इलेक्ट्रिक बल्ब लगा हुआ है तो वो लाइट अप होना शुरू हो जाता है। जैसे ही हम इन 2 हाफ सेल को आपस में कनेक्ट करेंगे तो बच्चों पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है ना, वो जिंक से किसकी तरफ हो रहा है, कॉपर की तरफ। क्योंकि जिंक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, तो इसका मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ पे होगी, एनोड पे, जिसको ऑक्सीडेशन करते हैं। ये जो है ना हमारे पास कॉपर, ये किसका रोल प्ले करेगी, कैथोड का। अब बताएं, इसमें जो हमारे पास बच्चों जिंक की अगर हम बात करें तो एनोडिक हाफ सेल रिएक्शन क्या होगा, जो एमसीक्यू में वो आपसे पूछेगा। एनोड किसका बना हुआ है, जिंक का, और क्या होगी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा। बच्चों, कैथोड पे क्या होगा हमारे पास, कैथोड पे रिडक्शन होगी। किसकी होगी, कॉपर आयंस की। ये कॉपर आयंस इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, गेन, किस फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएंगे इसके ऊपर, कॉपर की फॉर्म में। बच्चों, ओवरऑल जब हम इसकी सेल पोटेंशियल निकालते हैं, ये पास्ट पेपर का जो है ना वो एमसीक्यू है कि व्हाट इज द सेल पोटेंशियल ऑफ डेनियल सेल। तो बच्चों, ये हमारे पास जो डेनियल सेल है, इसकी सेल पोटेंशियल कितनी आ जाती है, 1.104 में। किसके अंदर, पॉजिटिव की। 3 बातें आपने याद रखनी, एनोडिक रिएक्शन, कैथोडिक रिएक्शन और सेल पोटेंशियल ओवरऑल क्या होगी। 2 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएंगे। ओवरऑल रिएक्शन लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। बच्चों, अब जरा गौर करो यार, जब हम गौर करते हैं तो भाई कुछ चीजें सामने आती हैं कि ये जो जिंक है ना, ये कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लॉस, जिसकी वजह से यहाँ किसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, जिंक का आयन की, यहाँ पे, क्योंकि लॉस कर रहे हैं जिंक आयन, इसमें बढ़ते जा रहे हैं। कॉपर आयन कंटिन्यूसली इस पर डिपॉजिट हो रहे हैं। पीछे कौन से आयन बचते जा रहे हैं, सल्फेट आयन। बच्चों, बैलेंस बरकरार नहीं है, जिंक आयन यहाँ बढ़ रहे हैं, यहाँ सल्फेट आयन बढ़ रहे हैं। बैलेंस होना जरूरी है। बैलेंस को बरकरार रखने के लिए कौन अपनी फंक्शनिंग परफॉर्म करता है, साल्ट ब्रिज।
बच्चों साल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है, जैसे मैंने बताया एक साइड पे जिंक है, एक साइड पे सल्फेट बढ़ते जा रहे हैं, तो याद रखना साल्ट ब्रिज यूज टू कीप टू सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बच्चों इसका काम दोनों सॉल्यूशन को क्या रखना है, न्यूट्रल। इसके अंदर सिर्फ क्या हो सकता है, ओनली एक्सचेंज ऑफ आयंस पॉसिबल। इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज इसमें नहीं होता। तो ये जो नेगेटिव आयंस है ना बच्चों, ये सल्फेट आयंस, सल्फेट आयंस राइट साइड से होते हुए किसकी तरफ आना शुरू कर देंगे, जिंक की तरफ। ठीक है, इसका मतलब यहाँ सल्फेट आयंस जो है ना उतने रह जाएंगे जितने कॉपर आयन है, और यहाँ जितने जिंक आयन बड़े हुए हैं उनको न्यूट्रलाइज करने का काम किसका हो जाएगा, सल्फेट आयंस। याद रखना है साल्ट ब्रिज नॉट यूज्ड, salt bridge not used, then voltage drops to zero। बच्चों अगर आप साल्ट ब्रिज को यूज नहीं करेंगे तो वोल्टेज क्या हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है बच्चों, इस सेल की रिप्रेजेंटेशन। ये भी किसमें पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में। लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या है, एनोड। एनोड पे हमेशा क्या होती है, ऑक्सीडेशन। जिंक किस में जाएगा, जिंक +2 में, जो किसके अंदर डिप होते जाएंगे, 1 मोलर सॉल्यूशन में। बच्चों फिर दो क्या आएगी, पैरेलल लाइंस, साल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती हैं। फिर क्या आ जाता है, कैथोड। कैथोड में क्या हो रही है, रिडक्शन। कॉपर +2 जो 1 मोलर है किसमें जा रहा है, कॉपर के अंदर। सो दिस विल बी दिस सेल रिप्रेजेंटेशन फॉर जिंक कॉपर सेल। यहां तक आपने अच्छी तरह से करना है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट इसका जो है वो पोर्शन देखेंगे और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो जाए। ओके जी, अल्लाह।